हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लगातार पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज फिर हम पॉलिटिकल साइंस का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। सेट नंबर 1 हमारे पास है। प्रश्न पत्र कोड संख्या आप देख सकते हैं और ये सीरीज देखी जा सकती है। फटाफट से इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल परसों में आपका एग्जाम है, 22 तारीख को एग्जाम है और आज 20 तारीख हो चुकी है। तो देख लेते हैं फटाफट से किस तरीके के क्वेश्चंस इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आते हैं। बहुत ही इजी पेपर आता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लेते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न आ जाता है वो आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अरब स्प्रिंग के बारे में सही नहीं है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। यह संघर्ष आतंकवाद और प्रदूषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरुद्ध था। ये मूल रूप से लोकतंत्र की मांग के लिए था। तो अगर हम बात करें बच्चों अरब स्प्रिंग के बारे में, तो इसकी जो चौथी स्टेटमेंट है वो सही है। तीसरी स्टेटमेंट भी एकदम सही है। पर जो पहली स्टेटमेंट है कि इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, नहीं, इसकी शुरुआत 2009 के अंदर हुई थी। और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये संघर्ष आतंकवाद और प्रदूषण के विरुद्ध था। आतंकवाद और प्रदूषण से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन होगा वही एकदम सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हमारे लिए हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखो बच्चों, नीति आयोग अभी 2015 में बनी एक संस्था है और इससे पहले योजना आयोग कार्यरत थी। नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के ही जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री। तीसरे प्रश्न की तरफ चलें तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन स्वतंत्रता के बाद किए गए विकास से संबंधित राजनीतिक निर्णयों के बारे में सही है। स्वतंत्रता के बाद किए गए विकास, है ना, मतलब हमारी आजादी के बाद जो विकास हुआ है उससे क्या क्या निर्णय क्या संबंधित है या नहीं है। फर्स्ट निर्णय कह रहा है कि लगभग सभी सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और सामाजिक आर्थिक न्याय दोनों ही होना चाहिए। ये बात एकदम सत्य है। इस बात पर सहमति बनी थी कि यह मामला व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये बात भी एकदम सही था। तीसरी बात कह रहा है कि केवल सरकार को न्यायोचित विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ये बात भी एकदम सत्य थी। सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा और जनता की स्वीकृति हासिल करना जरूरी था। चौथी बात जो है वो एकदम गलत है। पर हमारी पहली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही है। तो जिसमें चौथा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही मुझे दिख रहा है जिसके अंदर फोर्थ पॉइंट नहीं है। तो यही हमारा एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1962 में चीन के आक्रमण के संबंध में सही है। चीन के आक्रमण के संबंध में सही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ, ये बात एकदम सत्य है। दलाई लामा ने 1962 के बाद भारत में राजनीतिक शरण ली, ये बात गलत है। 1962 नहीं था, यहाँ पर 1959 था। 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। चीन सीमा विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया, नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं था कि चीन सीमा विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। चीन ने युद्ध में परमाणु हथियार का प्रयोग किया, नहीं, चीन ने कभी भी परमाणु हथियार का प्रयोग किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा और कोई देश नहीं है जिसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया हो। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे ए ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है जो एकदम सही है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहने वाली है। और पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न जो है हमारा अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। और यहाँ पर अभिकथन जो दे रखा है
कह रहा है अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से 19 मार्च 2003 को इराक पर आक्रमण कर दिया। ये बात एकदम सत्य है। कारण देख लेते हैं इसका। इराक सामूहिक संहार के हथियार WMD विकसित कर रहा था। ये कहना था किसका? अमेरिका का कहना था कि इराक जो है वो सामूहिक संहार के हथियार WMD विकसित कर रहा है, इसीलिए उसने हमला किया था। तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठे प्रश्न में कह रहा है, ये भी अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, अभिकथन और कारण। जहां अभिकथन कह रहा है कि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत में बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आए। ये बात एकदम सही है, कारण आर। पाकिस्तान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए शरणार्थी भेजने की योजना बनाई थी। ये बात एकदम गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अभिकथन सही है, पर कारण जो है वो गलत है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है कि अभिकथन ए सही है, परंतु कारण आर जो है वो गलत है, एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवें प्रश्न में कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता करवाने में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, सोवियत संघ ने, अमेरिका ने या फिर चीन ने? यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद इस समय उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और उन दिनों में ताशकंद जो है वो सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवें प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच रक्षा मामलों में नियमित आधार पर सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जब हम बात करें एक देश अपनी सूचनाओं को दूसरे देश को सौंपता है और दूसरे देश भी अपनी सूचनाओं को किसी दुश्मन देश को सौंपता है, तो उसे हम कहते हैं विश्वास बहाली। ठीक है, ये विश्वास बहाली के उपाय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाने वाला है, विश्वास बहाली। आगे बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की, नौवें प्रश्न की। नौवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपारंपरिक सुरक्षा के लिए खतरा है? अपारंपरिक सुरक्षा यानी नए तरह के खतरे। यहाँ पर युद्ध है, हथियारों का निर्माण है, आतंकवाद है, आंतरिक गड़बड़ी है। तो यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। क्योंकि आतंकवाद किससे रिलेटेड है? अपारंपरिक सुरक्षा से रिलेटेड है। 10वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कांग्रेस पार्टी में विभाजन 1969 हुआ था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन कब हुआ था? 1969 में। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल को लागू करना 1975 की घटना है। ठीक है, पांचवें आम चुनाव की बात करें तो ये हुआ था आपका 1977 में, 1977 में। और लाल बहादुर शास्त्री की प्रधानमंत्री पर नियुक्ति ये हुआ था 1964 में। तो सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना घटी है? इसमें सबसे पहले फोर्थ नंबर की घटना घटी है और फिर फर्स्ट घटी है। तो फोर्थ फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मुझे दिखाई दे रहा है, फोर्थ फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत को किन दो बड़े संकटों का सामना करना पड़ा? राजनीतिक और आर्थिक संकट, खाद्य और युद्ध और खाद्य संकट, युद्ध और सांप्रदायिकता, असफल मानसून और राजनीतिक संकट। तो बच्चों, जब लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर था 64 से लेकर 66 तक, 1964 से लेकर 1966 तक जब इनका शासनकाल था, तो भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा था 1965 में। और भारत में उस समय खाद्य संकट भी मौजूद था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है, युद्ध और खाद्य संकट। 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश जनसंख्या वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाला सबसे पहला देश है? जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल करने वाला भूटान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो विकासशील देश कह रहा है, तो यहाँ पर श्रीलंका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। तो बच्चों, ये सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस किस तरीके से हुए हैं। अब हम चल लेते हैं जरा इसके जो मैप वगैरह है, मैप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैप में आए हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो एक पैराग्राफ का प्रश्न है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहला कह रहा है, प्रश्न विभाजन के समय
निम्नलिखित में से किस राज्य को धार्मिक बहुलता के आधार पर विभाजित किया गया था? धार्मिक बहुलता के आधार पर विभाजन के समय उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। यहाँ पर बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, दो ही प्रांतों का विभाजन किया गया था उस समय, एक था पंजाब और दूसरा था बंगाल। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रजवाड़े के शासक ने सबसे पहले भारत से अलग या स्वतंत्र रहने की घोषणा की दी थी? हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ या फिर त्रावणकोर। यहाँ पर हैदराबाद ने भारत से अलग रहने की पेशकश कर दी थी। सबसे पहले हैदराबाद ने ही कहा था कि वो भारत के साथ शामिल नहीं होने वाला है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया था? दृढ़ राष्ट्र सिद्धांत प्रस्तावित करने के लिए, एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का संविधान तैयार करने के लिए, औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग का जब गठन किया गया था 1906 के अंदर, 1906 के अंदर, तो उस समय दृढ़ राष्ट्र सिद्धांत का कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई पाकिस्तान की मांग नहीं थी, पाकिस्तान था ही नहीं उस समय। उस समय सिर्फ औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी, इस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर इसका हो जाने वाला है। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि विभाजन के बारे में भारत की अंतरिम सरकार का क्या रूप था? उस समय की जो अंतरिम सरकार, जो अंग्रेज सरकार बना के गए थे, उसे अंतरिम सरकार कहा गया था। और इसके जो मुखिया थे वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो कह रहा है कि अंतरिम सरकार का आखिर क्या रूप था? वे किसी भी सूरत में विभाजन नहीं चाहती थी, वे शांति, सद्भाव और धर्म की समानता चाहती थी, वे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी, वे व्यक्तियों के साथ धार्मिक आधार पर व्यवहार करना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो एकदम ही गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी में आपका एकदम राइट आंसर हो सकता है कुछ भी। पर अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो वो कह रहा है कि वे किसी भी सूरत में विभाजन नहीं चाहती थी, पर फिर भी विभाजन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांति, सद्भाव और धर्म की समानता वो चाहती थी। ठीक है, 25वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। 25वें प्रश्न में कह रहा है कि चार राज्य हैं ए बी सी डी द्वारा अंकित किए गए हैं, जानकारी नीचे दे रखी है, चार जानकारियां दे रखी हैं और इन चार जानकारियों के आधार पर हमें ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी से संबंधित राज्य जो है, वीवी गिरी की बात करें तो वीवी गिरी से संबंधित राज्य कौन सा था? ये था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर वीवी गिरी से संबंधित राज्य देख लेंगे, आंध्र प्रदेश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले में आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर डी लिख दीजिएगा और यहाँ पर राज्य का नाम आंध्र प्रदेश डाल दीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के नेता के कामराज से संबंधित राज्य। तो के कामराज से संबंधित राज्य तो तमिलनाडु है, यहाँ पर सी अक्षर से इसे दिखाया गया है, तो हम यहाँ पर सेकंड बॉक्स में सी लिख देंगे और राज्य का नाम तमिलनाडु लिख दिया जाएगा। ठीक है, तीसरे की बात करें तो वह राज्य जहाँ से आया राम गया राम जुमले का जन्म हुआ, तो ये तो हरियाणा है। ठीक है, आप नक्शे में देख लेंगे हरियाणा, ये ए से दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर ए डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप ए डाल दीजिए और राज्य का नाम लिख दीजिए हरियाणा। ठीक है, 1965-67 में सबसे गंभीर खाद्य संकट का सामना करने वाला राज्य, जहाँ पर सबसे भयंकर अकाल आया था, तो ये आपका सिर्फ एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, बिहार एकदम सही उत्तर हो जाएगा इसका। यहाँ पर बी लिख दीजिएगा और यहाँ पर बिहार लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका मैप वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। ये हमारा जो है आपका एक 26वें नंबर का प्रश्न, ये कार्टून से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो कार्टून की बात करें, इस कार्टून की बात करें तो किस तरीके से ये प्रश्न दे रखा है। फर्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज लिखी हुई है, यानी ये बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड कह रहा है दिए गए क्षेत्र में दर्शाया गया स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान को दर्शाता है? शांति निकेतन को, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, बर्मा यूनिवर्सिटी को और ढाका यूनिवर्सिटी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकदम आपका ऑप्शन नंबर डी, ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका यूनिवर्सिटी को दिखाया गया एक चित्र है।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। इसमें कह रहा है चित्र से संबंधित घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? 50 में, 82 में, 75 में या फिर 87 में? तो ये 87 की घटना है, ऑप्शन नंबर डी। इसका 1987 एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न, इस स्मारक के लिए कौन सा सैनिक शासक उत्तरदायी था? जनरल मुशर्रफ, जियाउर रहमान, ले जनरल एच.एम. इरशाद, जियाउल हक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ले जनरल एच.एम. इरशाद। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो और है आपका, ये वाला, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, पर फिर भी मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। भूटान के विकास में सहायता का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? भारत है। दक्षिण एशिया का वह देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, कौन सा है? नेपाल है। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ लोकप्रिय संघर्ष किसके नेतृत्व में किया गया? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में किया गया। 7 दलों का गठबंधन जो है किस देश से संबंधित है? वो नेपाल से संबंधित है। तो बच्चों, आई होप आपको ये पूरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें एक बेहतर मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।